डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जरूरी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। सरसों तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी, 3 साल के दौरान अगस्त में घटा पाम तेल का आयात। जम्मू में सेब दिवस का आयोजन, 126 किस्मों की लगी प्रदर्शनी। ई श्रम पोर्टल पर 27 लाख से अधिक पंजीकरण। पोर्टल के शुभारंभ के बाद से अब तक 27 लाख से अधिक असंगठित श्रमिकों ने कराया पंजीकरण। और झारखंड में पोषण माह की गतिविधियों की शुरुआत, सही पोषण देश रोशन का संदेश दिया गया। और आइए अब समाचार देखते हैं विस्तार से। हमारे देश में तेलों की बहुत ज्यादा खपत है। हालांकि तिलहनी फसलों की पैदावार बढ़ रही है, लेकिन फिर भी अगर डिमांड और सप्लाई में बड़ा अंतर नजर आता है। यही वजह है कि हमें बड़े पैमाने पर खाद्य तेल आयात करना पड़ रहा है। दूसरी ओर सरसों तेल के उत्पादन में इस साल इजाफा देखा जा रहा है। आइए जानते हैं इसके बारे में और विस्तार से इस रिपोर्ट में। इस साल सरसों के तेल का उत्पादन 91 लाख टन से बढ़कर 101 लाख टन तक जा पहुंचा है। इस तरह इसमें 10 लाख टन की अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी का भी भारत में उत्पादन हो रहा है, लेकिन बड़ी संख्या और ज्यादा खपत की वजह से घरेलू स्तर पर मांग पूरी नहीं हो पा रही है। भारत में जितना भी खाद्य तेल पैदा हो रहा है वो सिर्फ 40% मांग को ही पूरा कर पा रहा है। बाकी 60% के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। आयात किए गए तेल में 54% हिस्सा अकेले पाम ऑयल का, 25% सोयाबीन के तेल का और 19% सूरजमुखी के तेल का है। पाम का तेल इंडोनेशिया और मलेशिया से, सोयाबीन का अर्जेंटीना और ब्राजील से, जबकि सूरजमुखी का तेल यूक्रेन से आयात किया जाता है। बीते जुलाई में भारत ने 5,65,000 टन पाम ऑयल का आयात किया था, जो अगले महीने यानी अगस्त महीने में बढ़कर 7,43,000 टन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगस्त के दौरान अकेले पाम तेल के आयात में 31.5% की बढ़ोतरी हुई। जानकारों का मानना है कि ये बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था के खुलने की वजह से हुई है, वरना अगर पिछले 3 साल के आंकड़ों को देखा जाए तो अगस्त 2019 में 8,81,000 टन, अगस्त 2020 में 7,48,000 टन और अगस्त 2021 में 7,43,000 टन पाम तेल बाहर से मंगाया गया। आंकड़ों से साफ पता चल रहा है कि धीरे धीरे ही सही विदेशी पाम ऑयल पर भारत की निर्भरता कम हो रही है। जम्मू स्थित केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी शोध संस्थान में गुरुवार को सेब दिवस का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शामिल हुए। उन्होंने संस्थान की ओर से शोध के क्षेत्र में किए गए सघन बागवानी प्रयोग की सराहना की और ज्यादा से ज्यादा किसानों को साथ लेकर चलने का आह्वान किया। सेब दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर के केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी शोध संस्थान ने सेब की 126 किस्मों की प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। उन्होंने ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना के तहत बारामूला के कृषि विज्ञान केंद्र में स्थापित स्वचालित कृषि मौसम स्टेशन भी राज्य को समर्पित किया। ये स्टेशन किसानों को मौसम की ज्यादा सटीक जानकारी दे सकेगा और कृषि सलाहकार सेवाएं जारी करने में मदद करेगा। कार्यक्रम में तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने किसानों से कहा कि उत्पादकता बढ़ाने, कृषि को अधिक लाभकारी उद्यम के रूप में विकसित करने और बेहतर जीवन स्तर के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना होगा।
इससे पहले उन्होंने प्रायोगिक फार्म का दौरा किया और संस्थान की ओर से विकसित प्रौद्योगिकी पार्क का निरीक्षण किया। इस पार्क में नई तकनीक के अलावा रोपाई सामग्री की जानकारी दी गई। वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में बागवानी के उप महानिदेशक डॉक्टर आनंद कुमार सिंह ने मेहमानों का स्वागत किया और संस्थान की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए वैज्ञानिक सामरिकता पर विशेष जोर दिया। संस्थान के निदेशक डॉक्टर ओमचंद शर्मा ने बताया कि संस्थान ने अखरोट अनुसंधान में भी काफी अच्छा काम किया है और कई विशेष जीनोटाइप का चयन किया है। पिछले दशक के दौरान संस्थान ने जम्मू कश्मीर के अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु को करीब 70,000 पौधों की आपूर्ति की है। ये पौधे 450 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर कर सकते हैं। और इसी के साथ ही आत्मनिर्भर भारत में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत आत्मनिर्भर भारत में। उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी एक जनपद एक उत्पाद योजना का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश की उन विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाए जो देश में कहीं और उपलब्ध नहीं है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत 75 जिलों में स्वयं सहायता समूह को मजबूती मिले, इसके लिए सरकार ने अच्छी पहल की है। आइए इस बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 16 टीमों का गठन किया गया है, जो प्रत्येक जनपद में पहुंचकर महिला स्वयं सहायता समूह को मजबूत करने का काम करेगी। हापुड़ जनपद में इटावा से आई टीम महिलाओं को जागरूक करने का काम करेगी। जनपद में स्वयं सहायता समूह के वर्तमान में 1690 समूह संचालित हो रहे हैं, जिनमें 12,672 महिलाएं एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जनपद का नाम रोशन कर रही हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार की मंशा है कि इन महिलाओं के समूह की संख्या बढ़ाकर उन्हें रोजगार करने के लिए प्रेरित किया जाए। इसके लिए हर जिले में अलग अलग जनपदों की महिला टीमों को भेजकर ये प्रेरणा दी जा रही है कि महिलाएं किस प्रकार सशक्त होकर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश की उन विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाए जो देश में कहीं और उपलब्ध नहीं है। विश्व प्रसिद्ध चिकनकारी, कपड़ों पर जरी जरदोजी का काम, इनमें से बहुत से उत्पाद जीआई टैग अर्थात भौगोलिक पहचान पट्टी का धारक हैं। ये वे उत्पाद हैं जिनसे स्थान विशिष्ट की पहचान होती है। उत्तर प्रदेश जैसा विशाल राज्य जिसका भौगोलिक विस्तार 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में हो, जहां 20 करोड़ 42 लाख की वृहद जनसंख्या हो, इस सबसे निकलकर उत्तर प्रदेश में जो एक महान व सुंदर विविधता बनती है वो है यहाँ की शिल्प कला और उद्यमिता, जो प्रदेश के छोटे छोटे कस्बों एवं शहरों में फैली है। यहाँ का हर कस्बा और जनपद अपने विशिष्ट और असाधारण उत्पादों के लिए ख्यात है। और आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। देश में सिंचाई के जरिए एक एक बूंद का उपयोग करने की दिशा में कई पहल की जा रही हैं। इससे न सिर्फ जल संरक्षण हो रहा है बल्कि कम पानी वाले इलाकों में भी फसल को भरपूर मात्रा में पानी उपलब्ध हो पा रहा है, जिससे उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश गन्ना विकास विभाग 30,000 हेक्टेयर गन्ना क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई संयंत्र स्थापित करने जा रहा है। इस दौरान कितना फायदा किसानों को मिल सकेगा और कैसे लागत कम कर मुनाफे को बढ़ाने की बात कही जा रही है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। हमारे जीवन में पानी का पहला रिश्ता खेती बाड़ी से रहा है और आज भी है।
हमारी धरती से जल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। जल संकट से निपटने के लिए ज्यादातर देश उचित कार्य कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसानों को जल का महत्व बता चुके हैं और किसानों से खेती बाड़ी में जल की बर्बादी को रोकने के उचित प्रयास करने का आग्रह कर चुके हैं। प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच को आगे बढ़ाते हुए अब उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास विभाग ड्रिप सिंचाई के जरिए किसानों को बड़ी राहत देने की कोशिश में लगा है। यूपी गन्ना विकास विभाग सत्र 2021-22 में 30,000 हेक्टेयर गन्ना क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई संयंत्र स्थापित करेगा। इससे किसानों को सिंचाई जल की बचत होगी और उपज में बढ़ोतरी भी होगी। ड्रिप सिंचाई के जरिए सिंचाई जल के उपयोग में 50 से 60% पानी की बचत होगी। कोरोना काल में चीनी मिलों का संचालन हो या फिर गन्ना किसानों को समय पर भुगतान, प्रदेश सरकार किसानों को सहूलियत देने के साथ उनकी आमदनी बढ़ाने का काम कर रही है। गन्ना विकास विभाग ड्रिप सिंचाई के जरिए पानी बचाने की तकनीक से किसानों को समृद्ध बनाने जा रहा है। गन्ना विकास विभाग के अनुसार ड्रिप सिंचाई योजना के लिए प्रदेश के 2566 किसानों का चयन किया गया है, जिनको इसका लाभ दिया जाएगा। ड्रिप सिंचाई के जरिए सिंचाई जल के उपयोग में 50 से 60% पानी की बचत होगी। इस तकनीक से एक और बड़ा लाभ ये भी होगा कि इससे भूगर्भ जल के दोहन में काफी कमी आएगी। पेराई सत्र 2021-22 में 30,000 हेक्टेयर गन्ना क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई संयंत्र लगाए जाने की योजना है। इसके बाद योजना का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। इस योजना से छोटे गन्ना किसानों को काफी अच्छा फायदा मिलेगा और गन्ना खेती से उनकी आमदनी में इजाफा होगा। सिंचाई में पानी की एक एक बूंद का प्रयोग करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई है, जिसके अंतर्गत सिंचाई की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है और पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नालियों तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। इसके जरिए पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में कम अंतराल पर सीधा पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। और इसी के साथ ही आत्मनिर्भर भारत में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। में जब आप आए राज्यसभा में, क्या इसका अनुभव बिल्कुल अलग था? एक राज्य से जब आते हैं तो वो राज्य का ध्यान ही रह जाता है। आपको कितना भी अब नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट नॉमिनी बन जाते हो, फिर भी आपके मन में वही राज्य का ध्यान। क्योंकि मैं राजनीति में आई क्यों? क्योंकि आपको वेस्ट बंगाल आई तो
वेस्ट बंगाल की जनता के जीने का तरीका को सुधारना था। देखिए हमारा कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। बैक्टीरिया से होने वाली एक कॉमन बीमारी जो पशुओं और पशुपालकों पर पड़ती है भारी। गाय, भैंस, भेड़, बकरी व सुअर में माल्टा ज्वर, लक्षण और बचाव। हमारी टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। अपना पशु चिकित्सक इस रविवार शाम 6:30 पर केवल दूरदर्शन किसान चैनल पर। चनपुर में सबसे न्यारे, सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी बोली वाणी है लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। बदलते मौसम में हो रहा है वायरस का ट्रिपल अटैक। मलेरिया, डेंगू और रहस्यमय बुखार। रहे सावधान, करे बचाव। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव। टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113060, केवल दूरदर्शन किसान पर। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे।
हमारा यहाँ प्रकट होना ही इस बात का प्रमाण है कि दुष्ट को उसकी दुष्टता का दंड अवश्य दिया जाएगा। श्री महागणेश की ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत आत्मनिर्भर भारत में। आपको बता दें, दिल्ली स्थित दिगीपुर गांव में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत बासमती उत्पादन में रसायनों के विवेकपूर्ण प्रयोग पर कृषक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा दिल्ली के प्रधान वैज्ञानिक मौजूद रहे। साथ ही किसानों ने भी इस दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जो गांव के ग्रामीण थे उन्होंने भी इस बारे में अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान क्या कुछ खास रहा और कैसे वैज्ञानिकों ने किसानों को उर्वरक जो है संतुलित मात्रा में डालने, साथ ही कीटनाशी जो हैं, जैव रसायन हैं, उनकी संतुलित मात्रा, इसके साथ साथ कैसे जो उचित प्रबंधन है वो अपनाकर हम अच्छी उपज ले सकते हैं, इस बारे में जानकारी दी। आज हमने ये जो जागरूकता अभियान का कार्यक्रम किया, जिसका सहयोग हमको बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन से प्राप्त हुआ है, और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हमारे निदेशक डॉक्टर A.K. सिंह साहब का दिशा निर्देशन रहा है। और इसमें हम किसान भाइयों को ये जागरूक करना चाहते हैं कि जो बासमती धान की खेती आप कर रहे हैं उसमें किस प्रकार से आप रोगों, कीड़ों और फसल के प्रबंध के ऊपर ध्यान दें, ताकि आपका उत्पाद बेहतर गुणवत्ता का हो और उसके अंदर जो रहने वाले अवशेष हैं उनकी मात्रा नियमों के अनुरूप हो या उससे कम हो। इस दिशा में किसानों को जागरूक करने का प्रयास ये आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया। और इसके माध्यम से हमारे विशेषज्ञों ने किस प्रकार से कीड़ों का नियंत्रण करना है, किस प्रकार से बीमारियों का नियंत्रण करना है, किस प्रकार से उनमें जो है उन्नत किस्मों का इस्तेमाल करते हुए और किस प्रकार से जैव उर्वरकों का या किस प्रकार से समेकित पोषण प्रबंध करें कि बासमती धान की उत्पादकता, गुणवत्ता एवं उसमें इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक और फफूंदनाशकों की मात्रा निर्धारित लेवलों के अंतर रहे, और किस प्रकार से किसान भाई इस बासमती धान की खेती में उर्वरकों का इस्तेमाल करें, कौन से समय पर कीटनाशक का इस्तेमाल करें, किस बीमारी के लिए कौन सा फफूंदनाशी इस्तेमाल करें। ये सारी जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को दी गई। मैं आशा करता हूं कि इस कार्यक्रम से हमारे किसानों में जागरूकता का स्तर बढ़ेगा और हमारे किसान भाई आज दी गई जानकारी को अपना करके अपने बासमती धान के उत्पादकता एवं गुणवत्ता में निश्चित रूप से सुधार करने में सफल होंगे, जिससे हमारे देश से होने वाले बासमती धान के निर्यात को और सहयोग मिल सके और हमारे किसानों को उसका फ़ायदा मिल सके, उनको बेहतर उनके उत्पाद के मूल्य लागत के अनुरूप उपलब्ध हो सके। हमारे देश का बासमती उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और आज हम लगभग 30,000 करोड़ का बासमती चावल विदेशों में निर्यात कर रहे हैं। इसी एज को बनाए रखने के लिए, इसी स्थिति को बनाए रखने के लिए या और अधिक सुधारने के लिए आवश्यकता ये है कि जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं उनके ऊपर हमारा चावल खरा उतरे और हमारी कोई भी कंसाइनमेंट रिजेक्ट ना हो। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे किसानों को ये पता होना चाहिए कि हमें बीमारी का, कीट का, खरपतवार का प्रबंधन किस प्रकार से करना है, जिससे कि हमारे चावल में किसी भी हानिकारक रसायन का कोई भी जीवांश ना बचे। और यही चीज़ें मुख्य होती हैं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, जो हमारे चावल को बिक्री करने में हमारी सहायता करती हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हमने इस दिगीपुर गाँव में जो बासमती उत्पादक है उन किसानों को बासमती का उत्पादन किस प्रकार से करना है, कैसे उन्हें पौधशाला तैयार करनी है, कौन सी किस्म का प्रयोग करना है, कब उसकी बुआई करनी है, कितना खाद डालना है और किस प्रकार से उसका प्रबंध करना है, उन सब के बारे में किसानों को जानकारी दी गई, जिससे कि उनकी लागत कम हो, उत्पादन ज़्यादा हो, फसल में कीट और बीमारी का प्रकोप ना हो, खरपतवारों से हमारी फसल पूर्ण रूप से फ्री रहे।
इन सब चीज़ों के लिए इन किसानों को आज जानकारी दी गई। इसके साथ साथ में जो नई नई किस्में आ रही हैं, क्योंकि जब तक किसान को नई तकनीकी नहीं मिलेगी तो वो देश के उत्पादन में और अधिक आगे नहीं बढ़ा पाएगा। तो किसान के लिए जो भी नई तकनीक पूसा संस्थान या दूसरे संस्थान बना रहे हैं, वो तकनीक किसानों को किस प्रकार से जल्दी पहुँचे, वो नई किस्में कैसे पहुँचें, और नई किस्मों के साथ साथ में उन किस्मों में क्या खासियत है, कौन सी किस्म में कितना उत्पादन है, कौन कौन सी बीमारी के प्रति उसके अंदर रोगरोधी क्षमता है, किस कीट के प्रति रोगरोधी क्षमता है, जिससे कि किसानों को कम की उत्पादन लागत कम हो, उत्पादन ज़्यादा हो, उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी हो। और इस बातों के बारे में ध्यान रखते हुए किसानों को आज ये जानकारी दी गई कि कौन कौन सी किस्में उन्होंने कब लगानी चाहिए। किस्मों के साथ साथ में मिट्टी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी कृषि का अंग है। अगर हमारी मिट्टी स्वस्थ नहीं होगी तो हम स्वस्थ फसल पैदा नहीं कर सकते। तो हमारा मिट्टी का पोषण प्रबंध कैसे होना चाहिए, इन बातों के बारे में भी पूरी जानकारी दी गई कि हमारे किसान भाइयों को जो समेकित पोषण प्रबंधन है वो अपनाना चाहिए, जिससे कि हम रासायनिक खादों के अतिरिक्त जो दूसरे विकल्प हैं, जैसे देसी खाद है, हरी खाद है, जीवाणु खाद है, उनका उपयोग करके भी अपनी उत्पादन लागत को कम करें, उत्पादन को बढ़ाएं, उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाएं। क्योंकि जब तक किसान का आय दुगनी नहीं होगी या आय में वृद्धि नहीं होगी तो किसान जो खेती से जुड़ा नहीं रह सकता। तो इन बातों का ध्यान में रखते हुए सरकार का जो योजना है कि किसानों का आर्थिक विकास तीव्र गति से होना चाहिए, उन सब की जानकारी आज यहाँ किसानों को दी गई। और आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पोषण माह के तहत मुंबई के विभिन्न स्थानों पर समाज के विभिन्न वर्गों के बीच पहुंचकर पोषण जागरूकता अभियान कार्यक्रम में भाग लिया। पोषण जागरूकता अभियान के तहत इन कार्यक्रमों का आयोजन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से मुंबई के वंचित इलाकों में रहने वाले विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के लाभ के लिए किया गया। अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को संबोधित करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के मुद्दों को एक सामाजिक मुद्दे में बदल दिया है। मातृ स्वास्थ्य पर चर्चा अब केवल महिलाओं तक ही सीमित नहीं है। आजकल पुरुष भी महिलाओं की सेहत के बारे में सोचने लगे हैं। गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परिवार की संयुक्त जिम्मेदारी होनी चाहिए। अच्छे पोषण के महत्व को बोलते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि पोषण अभियान एक सामाजिक आंदोलन है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के साथ हम इसे अल्पसंख्यक समुदायों के बीच आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रत्येक नागरिक को इसे अपने जीवन में उचित महत्व देने का संकल्प लेना चाहिए। यदि हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि भारत में एक भी बच्चा कुपोषण से पीड़ित नहीं है, तो सभी समुदायों के सदस्यों का आगे आना जरूरी है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गरीब गर्भवती महिलाओं के बैंक खातों में उनके पोषण, टीके, संस्थागत प्रसव और वेतन हानि की भरपाई के लिए एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है। अब तक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत भारत सरकार ने 2 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में 8,800 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। पोषण अभियान के तहत 10 लाख आंगनबाड़ियों को विकास निगरानी उपकरण प्रदान किए गए हैं। देश में 9 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को मोबाइल फोन मुहैया कराए गए हैं। आज केंद्र और राज्य व केंद्र शासित प्रदेश सरकारें पोषण ट्रैकर की मदद से 9 करोड़ गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों की निगरानी कर रही है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वच्छता और स्वास्थ्य को अत्यधिक महत्व दिया है। पहली बार कोई सरकार पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की डिसीजन विद डिलीवरी की प्रतिबद्धता रही है। सरकार ने लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया है। पोषण अभियान देश में विशेष रूप से बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण मिटाने के लिए एक प्रभावी जन आंदोलन बन गया है।
तो आज के लिए हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में बस इतना ही। अब आपको बता दें, आप इस कार्यक्रम को डीडी किसान के YouTube चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसको स्कैन करके आप कार्यक्रम की सारी जानकारी जो है YouTube के माध्यम से देख सकेंगे। फिलहाल आज के लिए आत्मनिर्भर भारत में बस इतना ही। कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों की नई नई जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। दीजिए इजाजत, नमस्कार। डीडी किसान बदल